या उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। विगत 2 दिनों से 3 लोक और 3 लोक में स्थित मध्यलोक में ढाई द्वीप, उस ढाई द्वीप की हम चर्चा कर रहे हैं। ढाई द्वीप मैं कल चर्चा करी थी जम्बू द्वीप की। 2-5 मिनट में रिकैप करके और अगले विषय पर अपन आते हैं। तब तक आप सब अपने साथ जुड़ जाएंगे और नए विषय को, जिस विषय पर आज चर्चा करनी है, और आज समस्त अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करनी है। अभी तो हम क्षेत्र पढ़ रहे हैं, समुद्र पढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य वो थोड़ी है। हमारा लक्ष्य तो क्या है? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। हमारा प्रयोजन क्या है? हमें समुद्र पहाड़ ये थोड़ी, हमें मनुष्य भाव मिला कितना है? इतना तो मनुष्य भाव है। और उस मनुष्य भाव में यही सब करते रहेंगे तो मूल प्रयोजन भूत कार्य की सिद्धि कब करेंगे? तो हमारा मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य, मूल प्रयोजन तो ऐसे उन अकृत्रिम जिनालयों में विराजमान अकृत्रिम जिनबिंबों की, यद्यपि हम सशरीर वहां नहीं जा सकते, लेकिन भावना से तो हम उनकी वंदना कर सकते हैं। हम उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कर सकते हैं, अपना प्रणाम निवेदन कर सकते हैं, अपना नमस्कार कर सकते हैं। तो उन समस्त 398 जो शाश्वत अकृत्रिम जिनालय हैं, उन अकृत्रिम जिनालयों की अपन चर्चा करेंगे। कल जो चर्चा आरंभ करी थी उसमें ढाई द्वीप कौन कौन से हैं? पुष्करा, जम्बू द्वीप, धातकी खंड
और पुष्करार्ध। उस जम्बूद्वीप में कितने पर्वत हैं? 6 पर्वत। कौन कौन से बेटा बताओगे आप? बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इसके लिए। शायद पुरस्कार भी इसको ही मिला था कल, ऐसा था ना? तो ये जो 6 पर्वत हैं, वो 6 पर्वत हैं, इसलिए 7 क्षेत्र बनते हैं। 7 क्षेत्र बनते हैं ना? सब आपको ख्याल में आ रहा होगा सब? कोई नए हो तो उनको भी थोड़ा ख्याल में आ जाएगा कि भाई क्या चीज हमने पढ़ी थी और आगे हमने क्या स्वाध्याय करना है। तो ये जो हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ऐसे 6 पर्वतों की वजह से क्षेत्र कितने बनते हैं? 7 क्षेत्र बनते हैं। कौन कौन से? शुरू करेंगे यहां से, कौन बताएगा? हाँ, बोलो बोलो, देख के बोलो, कोई बात नहीं, देख के बोलो। हरी नहीं, सेकंड नंबर पे हरी नहीं। भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और हिरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र। ऐसे ये 7 क्षेत्र किसके हैं? जम्बूद्वीप के। फिर अपन ने अंतिम कल चर्चा करी थी भरत क्षेत्र की, ठीक है ना? भरत क्षेत्र में कितने खंड हैं? 6 खंड है। उसमें 2 भेद थे उसके, कौन कौन से? हाँ, ठीक है। फिर उन खंडों के नाम क्या है? आर्यखंड और म्लेच्छखंड। आर्यखंड कितने? 1 और म्लेच्छखंड 5। हम जो है वो कौन से म्लेच्छखंड में? आर्यखंड में। अभी जो हमको ये सारा विश्व दिखता है, वो सारा का सारा क्या है? आर्यखंड है। और 5 जो म्लेच्छखंड हैं, उन 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है चक्रवर्ती। वर्तमान में भरत चक्रवर्ती ने उस 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो, आज अपन चलते हैं, चूंकि हमारा जो कार्य की सिद्धि होती है वह जहां पर तीर्थंकर परमात्माओं का समवशरण विद्यमान होता है, ऐसे क्षेत्रों की चर्चा करते हुए आज हमें बात करनी है धात्की खंड की और पुष्करार्ध की। जम्बूद्वीप आप पूरा समझ लोगे तो धात्की खंड और पुष्करार्ध समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और उसके साथ साथ हमको समझना है, एक मेरु समझा है, अब कितने मेरु बाकी हैं? 4 मेरु। उन 4 मेरुओं की चर्चा करनी है। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर कितने हैं, उनकी चर्चा करनी है। और जब हम सारे क्षेत्रों की चर्चा करेंगे तो 2.5 द्वीप में कितने तीर्थंकर होते हैं, उन तीर्थंकरों की चर्चा करें। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? करें, शुरुआत करें, चलिए। हाँ, इसमें तत्वार्थ सूत्र में ये जो मध्यलोक का वर्णन है वो आएगा 3रे अधिकार में, है ना? 3रे अधिकार में 6ठा, 7वां, 8वां ऐसा सूत्र है। 1 मिनट, 7वां, 8वां, 9वां सूत्र। मध्यलोक का जो वर्णन आएगा वो 7, 8, 9 इन सूत्रों के माध्यम से ये सारा विस्तार है। चलिए, संक्षिप्त में मैं जम्बूद्वीप बनाता हूं, आपके डायग्राम पूरा ख्याल में होगा, ठीक है ना? यहां की बात कर चुके अपन, क्या है ये? अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो बात करूंगा विदेह क्षेत्र की। ये भरत क्षेत्र हमारा हो गया। ये कौन सा क्षेत्र है? हेमवत। ये हरि क्षेत्र। और ये है विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र के मध्य में, बीचों बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत। इसमें अपन ने कल कितने जिनालयों की चर्चा करी थी? 20। बहुत बढ़िया। 16 तो 4 जो वन हैं उन वनों में स्थित है चारों दिशाओं में, और जो नीचे
गजदंत हैं, उन गजदंतों पर 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। ऐसे कुल 20 अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा करी थी। और बात करी थी अपन जो मेरू की चूलिका है, यानी पांडुक वन, पांडुक वन के चारों विदिशाओं में, वहां पर उस क्षेत्र के, जब जम्बू द्वीप का है तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र और पूर्व पश्चिम विदेह क्षेत्र, इन बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुकशिला, पांडुकंबला, रक्तशिला और रक्तकंबला, ठीक है, उन वहां पर उन बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। वैसे के वैसे ही अब ये साथ में बात चल रही है तो कह ही देता हूं, धातकी खंड में समझना, धातकी खंड में जो पूर्व का धातकी खंड है, उस धातकी खंड में वहां पर जो मेरू है, उस मेरू के ऊपर जहां पांडुक वन है, उस पांडुक वन के चारों विदिशाओं में ऐसे ही चारों क्षेत्रों के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होगा। आ रहा है क्लियर समझ में? ऐसे ही पश्चिम क्षेत्र का जो धातकी खंड है, वहां पर चारों क्षेत्र बोल रहा हूं तो कौन से? भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह, ऐसे चारों क्षेत्रों के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक उस मेरू के चारों विदिशाओं में पांडुकशिला, पांडुकंबला, रक्तशिला और रक्तकंबला, ठीक है, समझ में आ रहा है? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं ना? हाँ, नाम एक जैसा ही होगा। मैंने पहले ही बताया था ना कि नाम करीब करीब सब रिपीट होते हैं, है ना? वो तो अब बिना नाम पते के कुछ भी नाम रख देते हैं, लेकिन आज से 40 साल पहले, 50 साल देखेंगे तो एक ही गांव में एक ही नाम के व्यक्ति कितने मिल जाएंगे? नहीं मिल जाएंगे। तो नाम नहीं होते ना ज्यादा। चलो, तो अपन विदेह क्षेत्र की बात करते हैं। विदेह अर्थात जहां देह से रहित होकर के, आत्म ध्यान करके जो देह रहित होते हैं, ऐसा विदेह क्षेत्र है ना, जहां आत्म ध्यान पूर्वक अपनी आत्मा का ध्यान करके देह से रहित होते हैं, ऐसा विदेह क्षेत्र। इस विदेह क्षेत्र में ये क्या है अपना? ये सुमेरु पर्वत है। अब बीच में ये सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत के इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? मैंने कल डायग्राम बनाया था ना, यहाँ पर इधर वाला भाग पूर्व, इधर पश्चिम, ये उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। जहां कोई दिक्कत आए तो बोल दीजिएगा। तो ये इसके दो भेद हो जाएंगे, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। यहां पर आपको बताया था गजदंत, ये जो गजदंत है इसका मूल जड़ तो इस मेरू में रहती है, और उसका जो गजदंत निकलता है वो यहाँ पर, ये कौन सा पर्वत है? नील पर्वत, नीली है ना, और ये निषद। तो यहाँ इसके दोनों सिरे हैं वो नील पर्वत को जाकर रुकते हैं, और यहाँ पर दोनों पर्वत हैं वो निषद में जाकर के उत्तर दिशा में। कल मैंने बात करी थी, लेकिन वो बात आगे किसी कारण से नहीं कह पाया था। तो यहाँ पर उत्तर में ये उत्तर कुरु क्षेत्र है, और ये देव कुरु क्षेत्र है। देव कुरु, ये ऊपर वाला कहा जाएगा, ये तो यूं रहेगा ना। तो उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे उत्तर कुरु, और नीचे वाले क्षेत्र को बोलेंगे देव कुरु क्षेत्र। तो यहाँ पर है जम्बू वृक्ष, कल बात बताई थी ना, जम्बू वृक्ष के कारण इसे बोलते हैं जम्बू द्वीप। ऐसा का ऐसा उसमें जहां पर धातकी खंड की बात करेंगे तो वहां पर सेम यही परिस्थिति रहेगी। वहां पर बीच में जो मेरू रहेगा, तो उत्तर कुरु जहां रहेगा वहां धातकी वृक्ष रहेगा, और जो नीचे देव कुरु रहेगा उसमें और वृक्ष रहेगा। तो यहाँ पर जम्बू वृक्ष और यहाँ शालमली वृक्ष होता है, ठीक है ना, उत्तर कुरु और देव कुरु। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? अब ये जो विदेह है, इस विदेह क्षेत्र में आप सभी
प्रतिदिन नहीं करते हो तो सप्ताह में एक बार तो पूजन करते ही करते होंगे। करते हैं ना? क्या नाम से करते हैं पूजन? क्या नाम से पूजन करते हैं? देव शास्त्र गुरु समुच्चय पूजा में भी आता है। और हैं विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर। अब अभी तक जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मैं ये समझ रहा था कि वो 20 पूरे यहां विराजमान रहते हैं, ऐसा समझ रहा था, पर ऐसा नहीं है। सुदीप भाई, कितने 20 तीर्थंकर, उनको क्या बोलते हैं अपन? विद्यमान बोलते हैं या विहरमान? कहीं कहीं गलती से विरहमान आ जाता है, लेकिन ये गलत है। विहरमान यानी जिनका विहार होता है, निरंतर विहार होता है, इसलिए शब्द है विहरमान। और विद्यमान इसलिए निरंतर वो विद्यमान है। जैसे हमारे यहाँ पर तो इस भरत क्षेत्र में तो चतुर्थ काल में ही तीर्थंकरों का सामीप्य मिलता है, उनकी दिव्य देशना मिलती है। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है जहां जिसे विदेह क्षेत्र कहा जाता है, इस विदेह क्षेत्र में निरंतर तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरती है। तो ऐसा जो विदेह क्षेत्र है, उस विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र की अपन चर्चा कर रहे हैं। इस विदेह क्षेत्र में ये 4 और 4 वक्षार गिरी है। क्या है? वक्षार गिरी, वक्षार। इनमें नदियों का, पर्वतों का ऐसा वहां का समायोजन होता है या ऐसा भेद प्रभेद होता है। तो इधर 16 और इधर 16, टोटल 32 नगरियां बनती हैं। एक विदेह क्षेत्र में कितनी नगरियां बनती हैं? फिर बोलें, एक विदेह क्षेत्र में कितनी बनती हैं? हाँ, मतलब जम्बूद्वीप का यदि बोलेंगे तो जम्बूद्वीप का 32, पूर्व विदेह में 16 और पश्चिम विदेह में 16, ऐसे 32 नगरियां बनती हैं। उन 32 नगरियों में एक साथ यदि तीर्थंकर हो सकते हैं तो 32 तीर्थंकर हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अयोध्या और ऐसी जैसी नगरी है ना, वैसे के वैसे नाम वहां पर भी है। विदेह क्षेत्र में भी ऐसे ही नाम है, सुसीमा, अयोध्या और ऐसे नाम है। एक साथ हैं, पुंडरीकिणी। सुनना, अब साथ में जो हमारा धातकी खंड द्वीप है और पुष्करार्ध द्वीप है, उसमें भी ऐसे के ऐसे विदेह क्षेत्र जो हैं। टाइट लग रहा है क्योंकि अभी मैंने धातकी खंड पढ़ाया नहीं है, पुष्करार्ध नहीं पढ़ाया, लेकिन ये बात यहां आ रही है तो वो मेरे को काउंटिंग करना है, इसलिए बता रहा हूं। तो पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड, 2 होंगे धातकी खंड। ऐसे ही पुष्करार्ध भी पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध। ठीक है, हाँ वो बताऊंगा आधा होने के बाद। तो वहां पर भी ये जैसे 32 हैं, ऐसे पूर्व धातकी खंड में भी 32 विदेह क्षेत्र, वहां पर भी 32 विदेह क्षेत्र नहीं, नगरियां, और पूर्व पुष्करार्ध में भी 32। ऐसे के ऐसे यहां पर भी पश्चिम विदेह क्षेत्र में धातकी खंड में भी 32 नगरी और उधर भी 32 नगरी। ठीक है, और वो 32 नगरियों में जैसे यहां पर अपना भरत खंड में जैसे 6 खंड हुए, भरत खंड में 6 खंड हुए, और उन 6 खंडों में आर्य खंड में जैसे तीर्थंकर होते हैं, म्लेच्छ खंडों में नहीं होते। ऐसे इन 32 नगरियों में भी हर नगरी के 6-6 खंड होंगे, और उसमें जो आर्य खंड होगा उसमें तीर्थंकर। ठीक है,
क्लियर? फिर बोलता हूं इस चीज को। मुझे लग जाता है कि हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, विदेश क्षेत्र में जहां आर्य खंड है वहां पर भी हर विदेश क्षेत्र में हर नगरी के 6-6 खंड होंगे, लेकिन जहां पर आर्य खंड होगा वहां पर ही तीर्थंकर होंगे। तो अब देखना, जो मैं एक साथ आपको तीर्थंकरों की जो काउंटिंग करवानी है मुझे, 32 नगरी हुई ना एक विदेश क्षेत्र की। टोटल विदेश क्षेत्र कितने हुए? कितने हुए? जम्बू द्वीप का एक, ऐसे गिनो, जम्बू द्वीप का एक, धातकी खंड पूर्व धातकी का एक, पूर्व पुष्करार्ध का एक, और इधर पश्चिम धातकी खंड का एक, और पश्चिम पुष्करार्ध का एक। 5 हुए। इसको भी काउंटिंग करो, कितने होते हैं? 160। यदि उन समस्त विदेश क्षेत्रों में एक साथ तीर्थंकर होंगे तो 160 तीर्थंकर अधिकतम हो सकते हैं। विदेश क्षेत्र में विद्यमान इन 160 तीर्थंकरों को हमारा नमस्कार हो। यदि सभी विदेश क्षेत्र में एक साथ होंगे तो, समझ में आ रहा है? एक साथ होंगे तो 160 तीर्थंकर हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन अभी कितने हैं वो बात करते हैं। तो यहां पर जैसा ये हमारा पूर्व विदेह है और ये पश्चिम विदेह है, ठीक है ना? तो यहां पर जो अयोध्या नगरी, अभी आपने एक नाम तो सुना होगा कि ये वहां पर विराजमान है। आप 20 तीर्थंकरों की पूजा करते हो ना, तो 20 तीर्थंकरों की पूजा में नाम आता है सबसे पहले, और मंदिर भी बहुत सारे बने हुए हैं कहीं ना कहीं। तो सीमंदर स्वामी, तो सीमंदर स्वामी जो विराजमान है वो जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में पुंडरीकिणी नगरी में है ना, वहां पर सीमंदर स्वामी और युगमंदर स्वामी। तो ऐसे जम्बू द्वीप में 4, पूर्व में 2, पश्चिम में 2, अलग अलग नगरी है। वो नगरी है पुंडरीकिणी नगरी, विजया नगरी, अयोध्या नगरी और सुसीमा नगरी, ठीक है ना? ऐसे ये 4 नाम है। इन 4 नगरों में सीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु और सुबाहु। समझ में आ रहा है बदामी लाल जी? वैसा किसकी चर्चा कर रहे हैं ये अपन? विदेश क्षेत्र में। जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में वर्तमान में 4 तीर्थंकर विराजमान है, जिसमें सीमंदर भगवान का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। भगवान है वो, जैसे आदिनाथ भगवान से ऋषभदेव हमारे तीर्थंकर हैं, वैसे सीमंदर भी भगवान है। वहां पर सीधे मोक्ष की राह खुली हुई है, और हम ऐसे काल में हैं कि हमें साक्षात तीर्थंकरों का समागम प्राप्त नहीं है। तो जो मां जिनवाणी के माध्यम से, श्रुत परंपरा के माध्यम से, जो मां जिनवाणी में संकलित है, उस जिनवाणी के माध्यम से हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। बंधुओं, जो ये मनुष्य पर्याय प्राप्त मिली ना, ये मनुष्य पर्याय, यदि उस कर्णानुयोग में जाऊंगा मैं तो वो भी बहुत लंबा चौड़ा उसका विश्लेषण है कि ये जीव नित्य निगोद से निकलता है साधिक 2000 वर्ष। क्या शब्द आता है? साधिक 2000 वर्ष। उसमें त्रस पर्याय आ गई और सब 4 गतियां आ गई। 4 गतियों में मनुष्य गति में भी इसको जो लिमिटेड भाव मिलते हैं, उस भाव में भी वो सारी चीजें आप गिन लेना, वो बार कभी न कभी अपन बोलते रहते हैं। उसमें ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त मिली है, ये मनुष्य पर्याय ऐसी है कि आप चाहो तो यहां से ऊपर जा सकते हो और चाहो तो नीचे को जा सकते हो। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर सा आख्यान व्याख्यान आता है। गन्ना देखा होगा ना, गन्ना खाया भी होगा। तो गन्ने में एक गन्ना ऐसा होता है जो ऊपर से भी फीका होता है, और उसमें जो रहता है ना, इसको
बीज रूप कहें या कंटीला बोल सकते हैं, है ना, तो वो खाने के काम में नहीं आता। गांठ है ना, गांठ बोलते हैं, तो वो खाने के काम में नहीं आता। वो किसान उसको बहुत अच्छे से समझता है कि ये खाने के काम का नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको खाने के काम में ले और उस गन्ने को बिगाड़े तो बिगाड़ दे, भी गन्ना तो बिगड़ गया ना। लेकिन कोई बुद्धिमान पुरुष हो और उस गन्ने को खेत में वापस वपन कर दे तो सैकड़ों मीठे रस भरीले गन्ने पैदा हो सकते हैं। ऐसे ही ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है कि साहब यहां से तो मोक्ष नहीं मिलता, हमने तो शास्त्रों में ही पढ़ा है, आप जैसे लोगों से ही सुना है, तो मोक्ष नहीं मिलता। आपके घाटोल से अमेरिका जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो कुछ मार्ग तो है उसका कि अहमदाबाद जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, कि वहां से प्लेन की, जहां से प्लेन की उड़ान है वहां से जा सकते हैं। तो वो जो गन्ना यदि समझदार व्यक्ति रोप देता है तो हजारों और मीठे रसीले गन्ने उससे पैदा हो सकते हैं। ऐसे ही ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग यदि हमने देव शास्त्र गुरु की आराधना पूर्वक आपा पर का भेद विज्ञान में लगाया, हमने 7 तत्वों का श्रद्धान करते हुए हमने वस्तु व्यवस्था को समझा, हमने क्रमबद्ध पर्याय की स्थिति को समझा, तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण अर्थात आत्मा से परमात्मा हुए बिना रहेंगे। तो ऐसे ये जो साधन हैं, तो यहाँ पर पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह, इनमें कितने तीर्थंकर हुए? 4 तीर्थंकर, 2 इधर 2 इधर। आ रही है बात समझ में? मैं बात कर रहा हूं 20 तीर्थंकरों की, विद्यमान 20 तीर्थंकरों की, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इधर ये पूर्व है, तो यहां पर धातकी खंड, पूर्व का धातकी खंड, इस धातकी खंड में जो विदेह क्षेत्र है वहां पर भी 4 तीर्थंकर विद्यमान हर हमेशा रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही पूर्व का बोलो पुष्करार्ध, उसका जो विदेह क्षेत्र है वहां पर भी 4 तीर्थंकर रहेंगे। ऐसे ही पश्चिम का धातकी खंड, वहां पर 4 तीर्थंकर, और पश्चिम का पुष्करार्ध, उसमें 4 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर हो गए, 5 चौका 20। ऐसे विद्यमान तीर्थंकर रहते हैं। समझ में आ रहा है? बेटा बोलना रह गया, प्रश्न करना है ना तैयार। कौन सी नगरियों के नाम? यहाँ की? हाँ, पुंडरीकिणी नगरी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह के सुदर्शन मेरु के पूर्व में है ना, तो पुंडरीकिणी नगरी यहाँ पर। हाँ, पुंडरीकिणी, आगे लिखो सिमंदर भगवान, विजया, युग मंदिर। अब देखो यहां पर क्या है, ये जैसे पूर्व हुआ ना, थोड़ा सा आप समझना, ये पूर्व, तो ये वाला भाग कहलाएगा उत्तर और ये वाला भाग कहलाएगा दक्षिण। आ रहा है भाई? सम्यक समझ में आ रहा है? हैं? पूर्व के, पूर्व जम्बूद्वीप के पूर्व में अयोध्या, पुंडरीकिणी नगरी और अयोध्या, और इधर सॉरी पुंडरीकिणी और विजया, और इसके पश्चिम में जो नगरी है वो अयोध्या और सुसीमा, वहां तीर्थंकरों के नाम है बाहु और सुबाहु, ठीक है। 32 हाँ, हर नगरी के 32 में, हर नगर के, जैसे हमारा ये भरत क्षेत्र के 6 खंड, ऐसा विदेह क्षेत्र के हर नगरी के 6 खंड, उस 6 खंड में आर्यखंड, उस आर्यखंड में तीर्थंकर होते हैं। वो तो यहाँ पर बोर्ड है इसलिए साइज हमको क्या दिखेगी, लेकिन उसका जो विस्तार योजनाओं में है ना, तो योजनाओं में है तो वो उतनी नगरियां और वो सारी चीजें वहां संभव है। बोलो, हाँ बोलो निमेश, बोलो। हाँ, आर्यखंड और म्लेच्छखंड,
वहां, यहाँ विदेश क्षेत्र में 32 आर्यखंड होंगे। नहीं नहीं, वो वहां की व्यवस्था अलग है, ये यहाँ की व्यवस्था अलग है भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र की, और विदेश क्षेत्र की अलग है। हाँ, भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र की सेम व्यवस्था, और विदेश क्षेत्र की है वहां हर हमेशा, यूं समझो ना, वहां हर हमेशा भरत क्षेत्र में जैसे चौथे काल की स्थिति होती है, वैसी सदा यहाँ विदेश क्षेत्र में चौथा काल प्रवर्तता है। हाँ हाँ, वो होते होंगे, लेकिन वो चीज अभी मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे श्योर नहीं कहता हूँ। हाँ, तो वहां पर भी सारी चीज होगी, सारी भोग भूमि है ना, ये भोग भूमि है। हाँ, ये जो चीज रहेगी वो वहां पर नहीं, यहाँ पर जो रहेगा वो यद्यपि मोक्ष जाते हैं, सभी मोक्ष जाते हैं, लेकिन जैसी चौथे काल की स्थिति रहती है वही स्थिति यहाँ पर समझना। नहीं 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 होगा ऐसा, देख लेंगे एक बार, मैं भी देख के बता दूंगा क्या है मुझे वो प्रश्न। चौथे काल की व्यवस्था यहाँ रहेगी विदेश क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए, उत्तम मध्यम और जगत तीन काल तक वो भूमि रहती है। वैसी चौथे काल में कर्म भूमि लागू होती है, और तभी उत्तरादि की जो पर ऐसा कहीं ना कहीं देखने में आया है, मैं देख के उसको और क्लियर करूंगा। देखिए, यहाँ पर ये आपको क्लियर हुए, 4 यहाँ पर तीर्थंकर विद्यमान, 20 तीर्थंकरों में 4, ऐसे वहां पर धातकी खंड में, पूर्व धातकी में, पुष्करार्ध में, और यहाँ पर पश्चिम में। अब ये पूर्व और पश्चिम क्यों बोल रहे हो, उसका एक विशेष कारण है। हाँ हाँ, 20 तीर्थंकर अभी वर्तमान में 5 विदेश क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर विद्यमान है, इसलिए हम 20 तीर्थंकरों की हाँ नहीं, तो वहां पर यही नाम के 20 तीर्थंकर नाम के, जैसे सीमंदर भगवान का मोक्ष हुआ तो सीमंदर नाम के ही वहां पर तीर्थंकर होंगे, ऐसे निरंतर वहां पर चलता ही रहेगा। जी नहीं, वो किसी समय में जब होंगे तो 160 होते हैं, वो किसी समय में हुए भी हैं, मेरे पास लिखा हुआ है वो तो अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर इनकी बात है, भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र की। विदेश क्षेत्र का, विदेश क्षेत्र में तो 160 होते हैं ना, तो फिर 170 वाला काउंट कहां से आएगा। हाँ हाँ, आप बोल रहे हैं तो 170 तीर्थंकर, 160 तो सभी विदेश क्षेत्रों में, और भरत क्षेत्र के 5 है ना, सभी 5 भरत क्षेत्र और 5 एरावत क्षेत्र के 10, ऐसे 170 तीर्थंकर होते हैं। अभी जो बात कर रहे थे पूर्व और पश्चिम, ऐसे 2 नाम क्यों हुए, अब इसको आप समझेंगे। ये जो हमारा पुष्करार्ध था ना, तो यहां पर क्या बतलाया था आपको, मानुषोत्तर पर्वत हो रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए पुष्करार्ध आधा हो गया, पुष्करवर द्वीप आधा हो गया, ठीक है। ठीक ऐसे ही
एक पर्वत है, वो पर्वत जिसका नाम है ईश्वाकार पर्वत। क्या नाम है? ईश्वाकार पर्वत। वो ईश्वाकार पर्वत धात्की खंड को दो भागों में बांटता है और पुष्करार्ध को दो भागों में बांटता है। समझ में आ रहा? फिर बोलता हूं, ये जो ईश्वाकार पर्वत है वो ईश्वाकार जम्बूद्वीप को नहीं बांटता है ना। जम्बूद्वीप तो पूरा का पूरा रहता है। जम्बूद्वीप के बाहर तक, जम्बूद्वीप में भी यहां पर क्या आएगा? लवण समुद्र आएगा ना, तो लवण समुद्र तक, लवण समुद्र तक, और यहां पर भी जो समुद्र आएगा उस समुद्र तक उसका वो रहेगा, कालोदधी समुद्र। ठीक है, उसकी उस पर्वत की सीमा। फिर बोलता हूं, ईश्वाकार जो पर्वत है वो पर्वत इस पूरे धात्की खंड को और पुष्करार्ध को पूर्व और पश्चिम ऐसे दो भागों में बांटता है। इसलिए धात्की खंड, पूर्व धात्की खंड और पश्चिम धात्की खंड, पुष्करार्ध भी पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध, ऐसे 5 द्वीप हो जाते हैं। ठीक है, 5 खंड हो जाते हैं। पहले 2.5 द्वीप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उस 5 के 2.5 हुए, सॉरी 2.5 के 5 हुए। एक तो ये जम्बूद्वीप, धात्की खंड के 2 और पुष्करार्ध के 2, 5 हो गए। अब जो व्यवस्था है, ये जो ईश्वाकार पर्वत है, वो ईश्वाकार पर्वत पर भी हर जगह एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। जो धात्की खंड से गुजर रहा है वहां पर एक, पुष्करार्ध से है वहां पर एक अकृत्रिम चैत्यालय, और इधर भी ऐसे, तो 4 अकृत्रिम चैत्यालय ईश्वाकार पर्वत पर, समुद्र की सीमा से, समुद्र को नहीं काटेगा, तो बीच में ये जैसे समुद्र है, सुनो, ये समुद्र है ना, तो यहां से यहां तक रहेगा। सुदीप भाई, वो क्या मैंने वो समुद्र की सीमा नहीं बनाई थी, उसमें लिखा हुआ ही है ऐसा कि लवण समुद्र से लेकर वहां समुद्र तक उसकी सीमा रहेगी, यहाँ जो पर्वत आएगा ना उस पर्वत तक उसकी सीमा रहेगी, और नीचे वाला जो रहेगा वहां से लेकर कालोदधी समुद्र रहेगा, वहां तक उस ईश्वाकार पर्वत की सीमा रहेगी। समुद्र को नहीं, समुद्र पूरा रहता है, समुद्र पूरा रहेगा, समुद्र 2 भागों में नहीं बंटता है। जो ये ईश्वाकार पर्वत है, ढाई द्वीप में धात्की खंड द्वीप को पूर्व व पश्चिम इन 2 भागों में विभाजित करने वाले 2 ईश्वाकार पर्वत हैं। ये मुझे वो बताना था आपको। देखो, ये दोनों पर्वत, एक और लवण समुद्र तो दूसरी और कालोद समुद्र की वेदियों को स्पर्श करते हैं। लवण समुद्र और कालोद समुद्र जो है वहां उन वेदियों को स्पर्श करते हैं, तो समुद्र है वो पूरा का पूरा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ूं अब। जैसा जम्बू द्वीप में, समझ में आ रहा है बेटा? भारी पड़ रहा है क्या? हैं वर्षा भाभी? लेकिन क्या करें, अब समय भी, घड़ी भी देखना है, और अपन को 398 अकृत्रिम जिनालयों की वंदना पूरी करनी है। नहीं, ये तो 3 महीने का नहीं है, वो तो पूरा 3 लोक लें तो, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये तो 3 महीने का नहीं है। ये तो जितना भी अपन शॉर्ट करें, करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जल्दी करने के चक्कर में कुछ चीज समझ में ही नहीं आए।
प्रयास ये है कि पूरी की पूरी एक एक चीज, एक एक बात समझ में आनी चाहिए कि क्या सिर्फ अपन इतने ही लोग नहीं, बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके निमित्त से लगभग आज देखा तो लगभग 89-90 लोगों ने इसको ऑनलाइन, जब इसको YouTube चैनल पे डाला तो लगभग 90 से 90 से 91 लोगों ने इसका लाभ लिया। ये 3 लोग की संरचना जो है और अपन ढाई द्वीप का जो पढ़ रहे हैं, जो भी उनके कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मतलब आपका निमित्त मिला और निमित्त भी सुदीप भाई का मिल गया कि आपके यहाँ पर चल रही थी। और वो भी इसलिए कि जैसे ही छुट्टियां हुई ना तो इन बच्ची का और इनका भी कि चलो भाई घूमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो घूमने का उनका प्लान बना रहे थे। तो मैंने कहा मैं तुम्हें घर बैठे ही, तुम घूमोगे तो 1-2 जगह घूमोगे, मैं पूरा ढाई द्वीप तुम्हें घुमा लेता हूँ। और वो पूरा ढाई द्वीप उन्हें 4-5-6 क्लासों में जो भी समझाया होगा। तो वो वैसे ही यहाँ पर सुदीप भाई से बात हुई और उनकी ये इच्छा हुई, तो ऐसा एक निमित्त बन गया। ये जो सारी चीजें जिनवाणी के माध्यम से पढ़ी हैं और जिनवाणी के माध्यम से जो आप तक पहुंचाने का विकल्प आता, वो विकल्प भी इसलिए आता है कि जैसे हमारे धरसेनाचार्य देव को जो आप श्रुत पंचमी 19 जून को मना के आए हैं, कि वो यदि उन सुबाहु और नरवाहन मुनि को, जिनके नाम आचार्य भूतबली और पुष्पदंत हुए, है ना, उनको वो ज्ञान नहीं दिया होता तो क्या होता। बस इतना आप विचार करो। उन 12 अंग, भाई सुदीप भाई वो 12 अंग क्या है, कैसी श्रुत परंपरा है, वो भी करीब करीब 3-4 क्लासों का मैटर है ना। कैसे श्रुत परंपरा है, तीर्थंकर भगवान का विरह होता है, उसके बाद श्रुत परंपरा कितनी है ना, 68 साल तक वो श्रुत परंपरा क्या केवली है ना, तीनों केवली आप जानते हैं, अनुबद्ध केवली, सुधर्माचार्य और गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ऐसे ही अनुबद्ध केवली। फिर जो श्रुत केवली का दौर चला, 5 श्रुत केवली, और फिर एक अंक के ही ज्ञान के धारी आचार्य हुए, मुनिराज हुए। तो ऐसी परंपरा चलते चलते जो धरसेनाचार्य को जो विकल्प आया, वो विकल्प नहीं आया होता तो अंधकार ही अंधकार होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता क्या। तो बस जैसे जगत में भी कौवे को कुछ मिलता है ना, तो कौवा काव काव करके सब लोगों को सब कौवों को बुला लेता है। तो बस ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा तो एक विकल्प था कि ये चीज है वो हम सब लोगों तक पहुंचाएं। और इस क्षेत्र का तो विशेष लगभग 2001 से ही जब से यहाँ घाटोल आना जाना शुरू हुआ, तो चाहे बड़े मंदिर जाऊं या यहाँ जब कभी आऊं, तो जैसे ही आप सभी को पता चलता है कि आए हुए, तो वहां पर भी गद्दी पे बिठवाते हैं। और स्वाध्याय का जब भी सुबह शाम जो भी अवसर हो, तो जो भी माँ जिनवाणी से सीखा है, जो भी स्वाध्याय करके वो सीखा है, वो यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। तो ये अपन बात कर रहे थे कि ये जो हमारा जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप के आगे यहाँ पर ये जो गोल बना हुआ है, जिसको हमने नाम दिया था धातकी खंड, ठीक है। इस जम्बू द्वीप में कितने पर्वत थे? 6 पर्वत और 7 क्षेत्र थे। ठीक ऐसे ही, ठीक जैसे जम्बू द्वीप में 6 पर्वत, वैसे ही पूर्व धातकी खंड में 6 पर्वत, ऐसे ही 6 पर्वत यहां पर कौन सा आएगा, इधर पूर्व पुष्करार्ध। आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है बेटा? पीछे आपको ही पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? वैसे ही यहां पर भी पश्चिम धातकी और पश्चिम पुष्करार्ध, उसमें भी वैसे के वैसे 6 पर्वत 7 क्षेत्र। अब जो मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, अब यहां पर जो बनाऊंगा ऐसा नहीं बनाऊंगा, अब ऐसा बनाऊंगा अलग अलग।
जम्बूद्वीप अभी नहीं बनाया हो, समुद्र और सारी चीजें आप समझ लेना। द्वीप नहीं बनाए हैं, और द्वीप नहीं बनाए हैं, जम्बूद्वीप नहीं बनाया है, समुद्र नहीं बनाया है। ये जो पूरा घेरा बनाया है वो क्या है? धात्की खंड द्वीप। और ये जो बनाया है वो पुष्करार्ध है। इसके आगे पुष्करार्ध और है आधा। यहाँ मानुषोत्तर पर्वत है और यहाँ है। ये सारी चीज आप समझ रहे हो, इसलिए नहीं कर। यहाँ पर अपना ये जम्बूद्वीप का पंचमेरु में कौन सा था? सुदर्शन मेरु। ठीक है। अब मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि आपको पंचमेरु की वंदना करवाऊंगा, और नंदीश्वर द्वीप की तो कर चुके अपन 52 जिनालयों की, है ना। उसमें सिर्फ आपको जिनालयों के नाम बता दिए थे, क्योंकि वो तो 8वां द्वीप है और उस 8वें द्वीप को पढ़ने के लिए हमको 15-20 दिन चाहिएंगे, तो वो उसकी चर्चा नहीं करी अभी। यहाँ पर गजदंतों की चर्चा करी। तो ऐसा जैसे यहाँ पर ये पंचमेरु जो अपन ने कल चर्चा करी थी, 1,40,000 योजन ऊंचा है ना। 99,000 योजन बाहर और 1,000 योजन पृथ्वी में। अब ऐसे ही यहाँ पर मंदिर में कितने मेरु होते हैं? 5 मेरु होते हैं ना। तो एक की बात करी थी, तो अब वो 4 मेरु कहाँ है? समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं आ रही किसी को? नींद नहीं आ रही इसका मतलब अच्छा लग रहा है, और नींद आ रही हो तो इसका मतलब आपको और अच्छा लग रहा है। चलो सुदीप भाई कह रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अच्छा लोरी अच्छी लगती तो ही नहीं लगती है। पर माँ जिनवाणी की लोरी तो जगाने का काम करती है। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। जगत की माँ तो लोरी गा गा करके सुलाती है, लेकिन माँ जिनवाणी तो लोरी गा करके जगाने का काम करती है कि 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, और कब अंत आ जाएगा पता नहीं। इसलिए जो समय है, जो हमारे हाथ में समय है वर्तमान, उस वर्तमान का उपयोग कर लें। नहीं तो किसको पता है कब क्या होता है, 1 सेकंड बाद क्या होता है पता है? कई सारे महल बना रहे होते हैं हम भविष्य का, ये करेंगे वो करेंगे, और सारी की सारी आशाओं का हुआ खात्मा। 40 सेकंड में 2 बार और 10,000 लोग गए। देखो आज ही घटना, ये तो हम सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ करके भी ऐसा लगता है कि मैं तो अजर अमर हूं। ऐसा लगता है ना कि मैं तो अजर अमर हूं। वो बच्चे बेचारे लखनऊ में जो पढ़ रहे थे, उनको पता था उनकी क्या क्या योजनाएं थी। महीने भर पहले दिल्ली में एक जैन परिवार, सारा का सारा परिवार वहीं के वहीं भस्मीभूत हो गया। तो ऐसा ये सारी चीजें, ये सब चीजें समझते हुए, विचार करते हुए, जितना समय मिला है, भगवंतों ने कहा है कि जो समय मिला है, देव का तो विरह है, तीर्थंकर भगवंतों का तो विरह है, तो अब हमारे पास गुरु और शास्त्र 2 हैं। गुरु का नित्य प्रति हमको समागम मिले ऐसा संभव है नहीं, तो नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी हमारे पास है। उस माँ जिनवाणी से जितना अपना कल्याण, जितना अपना लोटा भर सको भर लो, और आत्म कल्याण कर लो। तो ये जो विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र की, जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र की चर्चा करने के उपरांत जो धात्की खंड में है, वो यहाँ पर ये विजय मेरु और ये मंदर मेरु, ये धात्की खंड का अचल मेरु, और ये विद्युन्माली। भाई 5 नाम तो आपको ख्याल में ही होंगे ना, पूजा करते हैं। माताजी बहन जी को तो पता ही होंगी। 10 लक्षण में ये पूजन नहीं हो तब तक हम
डैश डैश डैश। चलिए, तो ये विजय मेरु कहां पर है? पूर्व धातकी खंड में विद्यमान है। और पश्चिम धातकी खंड में, पूर्व और पश्चिम में से क्यों भेद हुए, एक बार बता दीजिएगा मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। कि जो ईश्वाकार पर्वत है, उस ईश्वाकार पर्वत के कारण इन दो द्वीपों के, धातकी खंड के और पुष्करार्ध के, दो भेद हो गए। ठीक है, यहां पर पूर्व में विजय मेरु और धातकी खंड में, पश्चिम में कौन सा है? अचल में। अचल तुम्हारे नाम का। अब यहां पर ये जो है ना, यहां पर सारी की सारी व्यवस्था जैसी जम्बू द्वीप में है। अब यहां तो मैं रेखा ही खींच सकता हूं, पूरा द्वीप आपको कैसे यहां पर बतलाऊंगा। यहां तो ये रेखा में आपको दिख रहा है, लेकिन जैसा ये जम्बू द्वीप है वैसा का वैसा इस ये जो हमारा मेरु है ना, कौन सा मेरु है? विजय मेरु। उस विजय मेरु के राउंड में पूरा का पूरा आपको क्या दिखेगा? धातकी खंड द्वीप की पूरी संरचना मिलेगी। उस धातकी खंड द्वीप के पूर्व धातकी खंड में ऐसे ही 6 कुलाचल, जो पर्वत है ना उसको कुलाचल भी बोलते हैं। तो वहां पर, यहां पर भी ये बीच में जो भाग रहेगा वहां पर क्या रहेगा? विदेह क्षेत्र। और वो क्षेत्र आएंगे भरत क्षेत्र, फिर हेमवत, हरि, विदेह क्षेत्र, हिरण्यवत, रम्यक और हिरण्यवत, और ऐसे 5 द्वीपों में आ जाएंगे। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब ये जो हमारा विजय मेरु है, समझना ध्यान से भाई, मैं एक की बात करूंगा और इंटू 4 कर दूंगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके समझना। ये जैसा हमारा विजय मेरु है, यहाँ सुदर्शन मेरु की ऊंचाई कितनी बताई थी? 1 लाख योजन। आप पूजन पढ़ते हैं उसमें वो उस पूजन की पंक्तियां याद कीजिएगा। मैं सारी पूजन की पंक्तियां बोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे घड़ी दिखती है। तो यहाँ पर ये जो विजय मेरु, इस विजय मेरु की यहाँ पर 1,40,000 योजन उसकी ऊंचाई, ऐसा यहाँ पर इनकी 85,000 योजन। कितनी? 85, 85,000 योजन। 1,000 योजन अंदर, जैसे यहां पर बतलाया था 1 लाख में 1,000 योजन चित्रा पृथ्वी में। आ रहा है, समझ में आ रहा है? कौन सी बेटा? चित्रा पृथ्वी के ऊपर ही सारी चीज बनी हुई है। नीचे चित्रा पृथ्वी और चित्रा पृथ्वी का ऊपर का भाग जो है, उस भाग पर ये जो मेरु है, और मेरु की तलहटी में ये सारी चीजें रहती हैं। विदेह क्षेत्र रहता है वहां पर, तलहटी बोलते हैं ना उसको। तो उस तलहटी में चित्रा पृथ्वी का ये जो ऊपर का भाग है, वहां पर ये मेरु है, और उस मेरु की तलहटी में विदेह क्षेत्र विद्यमान है। ठीक है ना? तो ये जो विजय मेरु है और मंदर मेरु है, अचल मेरु है और विद्युन्माली है, इनकी ऊंचाई होगी 85,000 योजन, 1,000 योजन गहराई में। तो बाहर जो रहेगा वो 84,000 योजन। उन सब मेरुओं पे, जैसा कल बात करी थी, भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन। एक बार फिर बोलो। सेकंड नंबर पर नंदन, भद्रशाल, नंदन, सोमनस वन और पांडुक वन। जैसी यहाँ की व्यवस्था थी सुदर्शन मेरु की, कि वहां पर चारों विदिशाओं में उस क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक 5वें समुद्र क्षीर सागर से आकर के देव जन्माभिषेक करते हैं। आ रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहां पर विजय मेरु के पांडुक वन में चारों विदिशाओं में पांडुक शिला, पांडुकंबला, रक्तशिला और रक्तकंबला। तो यहां पर विदेह क्षेत्र पूर्व और पश्चिम, इसका भरत क्षेत्र और उसका ऐरावत क्षेत्र। तो वहां पर उन तीर्थंकरों का जन्माभिषेक विजय मेरु में, कौन कौन से क्षेत्र के? पूर्व धातकी खंड के। बाबूजी, बाबूजी समझ में आ रहा है? आपको पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है?
ऐसे ही ये जो हमारा मंदर मेरु है, वो मंदर मेरु कहाँ स्थित है? पुष्करार्ध में। उस पुष्करार्ध में भी ठीक वैसे ही पुष्करार्ध में, पूर्व पुष्करार्ध में जो मंदर मेरु है, उसमें भी उस मंदर मेरु पर 4 वन, चारों वनों में 4-4 दिशाओं में अकृत्रिम जिनालय। उन अकृत्रिम जिनालय जो आपको ऊंचाई भी बतलाई थी ना, 500 योजन ऊपर नंदनवन, फिर 62,500 और फिर 36,000। तो यहाँ पर जो होगा वो कम हो जाएगा। वो तो यहाँ का बतलाया था आपको, किसका? सुदर्शन मेरु का। लेकिन वहां पर 85,000 योजन है, तो उसके अनुपात में वहां पर कम हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो पंचमेरु के आप 20 जिनालयों की वंदना करते हो, बाकी सब मेरू की एक ही 85। हाँ ये सब 85, एक को छोड़ करके चारों 85,000, सभी में गजदन। देखो अचल ने बीच में पूछ लिया, अच्छा किया। जो सुदर्शन मेरु है 1 लाख योजन और 40 योजन उसकी चुलिका। ऐसे ही विजय मेरु, मंदर मेरु, अचल मेरु और विद्युन्माली, सभी की ऊंचाई 85,000 योजन और उसकी जो चुलिका है। ठीक है ना। अब चारों में गजदंत, चारों यानी पांचों में, यहां जैसे गजदंत हैं वैसे सभी में गजदंत होंगे। उन गजदंतों पर जिनालय होंगे एक में 4-4, समझ गए ना। तो 20 गजदंतों के। और पंचमेरु के आप जब पूजा करते हैं तो कितने जिनालय बोलते हैं? कितने बोलते हो? बोलो ना। 80। क्यों 80? क्यों? अब गणित बताओ थोड़ा बहुत मुझे। हैं? हाँ नहीं नहीं भाई, हाँ गजदंत के भाई, एक में कितने हो गए? एक में 16 हुए, तो 16 × 5 करो, 80 हो गए। वो गजदंत वाले हैं वो अलग है, वो उसमें नहीं। 16 पंचमेरु के जो हम वंदना कर रहे हैं, क्योंकि गजदंत है वो अलग से है, और जो पंचमेरु वहां से आरंभ हुआ ना भद्रशाल वन से, तो उस भद्रशाल वन में जो चारों और अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं, वैसे के वैसे ऊपर जैसे जैसे चले जाते हैं, नंदनवन, सोमनाथवर और पांडुप वन, तो ऐसे पांचों मेरु के, एक मेरु के कितने हैं? 16। तो 16 × 5 कितने हो गए? पंचमेरु के 80 जिनालयों की वंदना हम सब पूजन के माध्यम से करते हैं। तो ये गजदन बोलेगा क्या पूजा करते हैं? वो पांचवें मेरू में जो गजदन है वो क्या रीजन है गजदन? बस उसकी रचना है, संरचना है ऐसी, उस पर्वत की ऐसी संरचना है ना, चारों तरफ से ऐसी संरचना बनी हुई है। वो अकृत्रिम है, अकृत्रिम है, वो अकृत्रिम बने हुए हैं, उससे भी बहुत बड़ा निराकरण हो जाता है कि किसी को कोई टेंशन नहीं, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बनाया हो तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सही है ना। यहाँ पर किसी, जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति ने बनाया हो मंदिर, धर्मशाला, कुछ भी, तो किसी लोगों को कोई चिंता नहीं, क्योंकि व्यक्ति ने बनाया, वो मेंटेनेंस देखेगा। हमारे क्या, हम तो उसका उपभोग करेंगे, है ना। वो गिरे पड़े जो कुछ भी हो वो हमें थोड़ी देखना है। लेकिन सामाजिक बना हुआ हो तो सबको रहता है कि इसका कुछ न कुछ मेंटेनेंस करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो अकृत्रिम है, किसी तीर्थंकर ने, किसी ब्रह्मा ने इसको बनाया नहीं है। ठीक है। तो ऐसे अकृत्रिम जो पंचमेरु के 80 जिनालय हैं, उन 80 जिनालयों की, अकृत्रिम जो जिनालय हैं, उनकी वंदना आप और हम सब ने मिलकर के की। ये पूर्व का धातकी खंड, वैसी की वैसी संरचना, जैसी संरचना जम्बूद्वीप की है, वैसी की वैसी संरचना पूर्व पुष्करार्ध की, वैसी की वैसी संरचना पश्चिम धातकी खंड द्वीप की, वैसी संरचना पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप। ख्याल में आ रहा है। अब मैं आपको जो 398 जो अकृत्रिम जिनालय हैं उसकी पूरी काउंटिंग आपको बतलाता हूं।
भाई आप लगभग 1 आध घंटा बैठते हैं यहाँ पर, तो कुछ तो लेके जा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि कहाँ सुदीप भाई ने फंसा दिया। तो ऐसा यदि फंसा देंगे तो सिर्फ 1 घंटा बिगड़ नहीं रहा है। यदि आप जितने भी 60-70 लोग बैठे होंगे तो उतने 70 घंटे बर्बाद हो रहे नहीं हो रहे। सब अपना अपना कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना। क्यों भाई, सीए साहब ऐसे ही काउंटिंग होता है कि नहीं होता है? इतने घंटे हम बर्बाद कर रहे होते हैं। और यदि हम कुछ सीख करके जाते हैं, कुछ अपने साथ ले करके जाते हैं, और विशेष करके हमारे आत्म कल्याण में यदि कोई चीज साधक होती है तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। देखिए 398 जिन बिंबों की आपके साथ ये पूरा, यदि आपको ढाई द्वीप का पूरा समझ में आया है तो 398 अकृत्रिम जिनालय आपको आसानी से समझ में आएंगे। देखिए पंचमेरु संबंधी कुछ तो आप स्वयं ही बोलते चलेंगे। पंचमेरु संबंधी, बहुत बढ़िया। हर क्षेत्र में बख्शारगिरी की जैसे मैंने बात करी थी आपको, है ना, तो ऐसे एक मेरु के दोनों तरफ बख्शारगिरी, 4 इधर बख्शारगिरी, बख्शारगिरी की बात करी थी नहीं करी थी? करी थी ना। तो ये जैसे लिखा हुआ है तो बख्शारगिरी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो एक बार कहीं छूट गया तो क्या पता हुआ कि नहीं हुआ। तो एक जो मेरु है उस मेरु के एक साइड में 8 बख्शारगिरी और दूसरी तरफ में कहां रहेंगे ये बताओ? विदेह क्षेत्र में। बहुत बढ़िया। जो मेरु है वो विदेह क्षेत्र में स्थित है, तो उस मेरु के पूर्व में 8 और पश्चिम में 8। सुदीप भाई, तो एक द्वीप में जैसे जम्बू द्वीप में कितने बख्शारगिरी हुए? 16। बहुत बढ़िया। क्यों बेटा? नहीं, 8 बख्शारगिरी, एक क्षेत्र में 8 बख्शारगिरी और इधर पश्चिम में 8 बख्शारगिरी। समझ? मैंने वो लाइनें जो खींची थी वो 4 खींची थी। हाँ, तो 8 इधर रहेंगे। अब मैं वो लाइनें ज्यादा खींच देता हूँ, है ना। तो 8 बख्शारगिरी इधर। अब ये उस पे होता है ना पीपीटी पे, वो सारी चीज बना रखी है, लेकिन अब वो यहाँ प्रेजेंटेशन, वो तो वहां पर मुझे इतना करना ही नहीं पड़ता, मैं वो बोलता और पीपीटी पे वो आता, तो आपको एकदम क्लियर हो जाती है वो सारी चीज। तो यहाँ पर 8 इधर है ना बेटा, अब क्लियर है? जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में 8 बख्शारगिरी, जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में 8 बख्शारगिरी। कितने हुए? 16। एक द्वीप के 16। इधर पूर्व धातकी खंड में उसके कितने होंगे? 16 होंगे। ऐसे ही पश्चिम धातकी खंड के, ऐसे ही पूर्व के और पश्चिम पुष्करार्ध के। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे बख्शारगिरी संबंधी 80। गजदंत के बोलो, आप बोलो गजदंत के 20। विजयार्ध पर्वत, ये थोड़ा मुझे आपको क्लियर करना पड़ेगा, मैंने उस दिन भी किया था, लेकिन विजयार्ध पर्वत कहाँ होता है? क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र में और एरावत क्षेत्र में। ठीक है, तो एक भरत क्षेत्र का और एक एरावत क्षेत्र का। जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र का एक विजयार्ध और एक एरावत क्षेत्र का। और यहाँ जम्बू द्वीप में कितनी नगरियां बतलाई आपको? 32 बतलाई थी ना। 16 इधर और 16 इधर विदेह क्षेत्र में 32 बतलाई थी। आपको 6 खंड भी बतलाया था कि हर नगरी में 6-6 खंड। तो 32 कहां पर? जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत, क्योंकि वहां का भी तो वो चक्रवर्ती जाएगा और वो सारी चीजें करेगा भाई। ठीक है ना, तो वहां पर भी
32 जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र की 32 विजयार्ध पर्वत, भरत क्षेत्र का 1 और एरावत क्षेत्र का 1, कितने हुए 34। कौन से? जम्बू द्वीप के। ये 34 किसके हुए? जम्बू द्वीप के। अब आओ इधर पूर्व धातकी खंड, उसमें कितने होंगे? सेम 34 34 2 होंगे, तो एक साथ लिख दूं 68 हो जाएंगे। समझ में आया बेटा? ये गणित 68 का समझ में आया? पूर्व पुष्करार्ध के 34 और धातकी, पूर्व धातकी के और पश्चिम धातकी खंड के 68, ऐसे ही 34 और 34 पुष्करार्ध के 68, कितने हो गए भाई? गणित करो इसका। सही है। विजयार्ध संबंधी 170, ठीक है। ये जो नाम बोले थे, कुलाचल भी मैंने एक बार शब्द बोला, कौन सा? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ऐसे जम्बू द्वीप के कितने? 6 है ना। ऐसे ही यहाँ के 6 और यहाँ के 6, कितने हो गए? 6 6 18, और फिर इधर 6 और इधर 6, कितने हो गए? 30 हुए। 30 हुए ना भाई। एक द्वीप के 6 तो 5 हुए, तो 6 पंचे 30। तो प्रत्येक कुलाचल पर, यानी जैसे हिमवन बोल रहे हैं हम, हिमवन नाम हिमवन है, लेकिन है क्या वो? पर्वत। तो हिमवन पर 1 जिनालय, अकृत्रिम जिनालय। ऐसे ही 6 जिनालय जम्बू द्वीप के, 6 अकृत्रिम जिनालय धातकी खंड के, 6 अकृत्रिम जिनालय पुष्करार्ध के, पश्चिम धातकी के, और यहां पर तो वो हो जाएंगे कुलाचल संबंधी 30। कुलाचल संबंधी 30। ये जो मेरू बतलाया था ना, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के जम्बू वृक्ष, क्यों नाम पड़ा उसका? जम्बू वृक्ष के कारण। तो उत्तर कुरु में जहां पर वो जम्बू वृक्ष है, उस जम्बू वृक्ष की 4 शाखाएं हैं। तो 4 शाखाओं में एक पर अकृत्रिम जिनालय है और 3 शाखाओं पर ऐसे देव आदि के भवन बने हुए हैं। तो एक यहां पर और एक दक्षिण में। भाई ये जो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आया समझ में? ये जम्बू, जैसे जम्बू द्वीप का है, तो जम्बू द्वीप का यहाँ पर जम्बू वृक्ष पर 1 जिनालय, और यहाँ पर जो शालमली वृक्ष है, उस शालमली वृक्ष पर 1 जिनालय। ऐसे ही धातकी खंड में जो हमारा विजय मेरु है और इधर मंदर मेरु है, तो उस मंदर मेरु के जो गजदंत हैं, उस गजदंत के बीच में एक वृक्ष, धातकी वृक्ष इधर उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ एक जो वृक्ष है, वहां पर एक एक अकृत्रिम जिनालय होगा। तो 5 पूरे हैं, 5 मेरु हैं, ठीक है ना। तो 5 के 10, समझ में आ गया? 10 कुरु वृक्ष संबंधी, इसको बोलते हैं कुरु वृक्ष। कुरु वृक्ष संबंधी 10। ईश्वाकार जो पर्वत था, पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बांट रहा है, तो उस एक क्षेत्र के एक पर्वत पर 1 जिनालय, तो 4 खंडों में वो विभाजित होगा, धातकी खंड, पुष्करार्ध। तो उन 4 जिनालयों पर 4 जगह ईश्वाकार जो पर्वत है, उसके 4 अकृत्रिम जिनालय। और मानुषोत्तर पर्वत जो है, मानुषोत्तर पर्वत, चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। मानुषोत्तर पर्वत जो होता है, उस मानुषोत्तर पर्वत के चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। इसकी टोटल आप लगा दो। हो गए? ताली बजा दो। हो गए? ऐसे ये 398 अकृत्रिम जिनालय
ढाई द्वीप में स्थित होते हैं। 398 अकृत्रिम जिनालयों को वंदना करने की हमने प्रतिज्ञा की थी। ये पूर्व में दो में हाँ, दो में भोग भूमि होती है ऐसा उत्तर पूर्व में। हाँ, क्या होता है कहीं ना कहीं होगा, मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ, तो अब ये जो 398 अकृत्रिम जिनालय, इसकी चर्चा हुई। एक मैंने आपको अंतिम ये कहा था शुरुआत में कि मैं आपको 720 तीर्थंकरों का भी बतलाऊंगा। 398 अकृत्रिम जिनालय, 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर। आ रहा है समझ में? समझ में नहीं आएगा तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है। इसको आप बार बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, एक बार में नहीं समझ में आएगा। मेरे को तो एक बार में समझ में नहीं आया। सुदीप भाई, मैंने शुरुआत में भी बतलाया था कि उस पूरी रचना को कम से कम 15 से 20 घंटे, दिशा कभी इधर हो जाती है कभी उधर दिशा हो जाती है, तो वो जो रचना पूरी ढाई द्वीप की बनी हुई है इंदौर में, वहां पर 15 से 20 घंटे ग्रंथ देखता, फिर वहां पर जाके वो उस रचना को देखता, फिर वो नदियां मिल जाती, पर्वत मिल जाते, ये पूर्व कैसे, ये पश्चिम कैसे, ये उत्तर कैसे, ये दक्षिण कैसे। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि वो सारी की सारी चीज आपको 1 घंटे में समझ में आ जाएगी। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड आप बार बार सुनना, समझना, और फिर कुछ कहीं कुछ बात रहे तो आप पूछ लेना। सारी सुविधाएं मीडिया ने दे रखी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये चीज है अभी तो आप पूछ सकते हैं और उसको अपन क्लियर कर सकते हैं। 170 तीर्थंकर की बात अब आपसे कर रहा हूं मैं, सॉरी 720 तीर्थंकरों की। 720 तीर्थंकर कौन कौन से? वो 720 तीर्थंकर ऐसे हैं कि जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र और जम्बूद्वीप का एरावत क्षेत्र। कितने क्षेत्र हुए? तो ऐसे ही धातकी खंड का भरत क्षेत्र और धातकी खंड का एरावत क्षेत्र, पूर्व वाले का। पूर्व का ही पूर्व पुष्करार्ध का भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र, पश्चिम का धातकी खंड का भरत क्षेत्र और पश्चिम धातकी खंड का एरावत क्षेत्र, पश्चिम पुष्करार्ध का भरत क्षेत्र और पश्चिम पुष्करार्ध का एरावत क्षेत्र। अब थोड़ा बहुत गणित जानते हो तो आप बता दो कि कुल क्षेत्र कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? भरत कितने? भरत क्षेत्र कितने? 5। एरावत क्षेत्र कितने? इसमें किसी को कोई समस्या है? मोक्षा समझ में आ रहा है बेटा? तेरे को बेटा निष्ठा ना, इष्ठा, हाँ। तो तो ये 5 भरत क्षेत्र के और 5 एरावत क्षेत्र के, कितने हो गए? 10। उन क्षेत्रों में कितने तीर्थंकर होते हैं? 24। भाई भरत क्षेत्र, हमारा जम्बू द्वीप का जो भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में कितने तीर्थंकर हुए? 24। तो प्रत्येक क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होंगे? तो टोटल कितने हो गए? तो आप तो 720 कह रहे थे, 240 लाके टिका दिया। 720 कहां से आया? तो 720 इसलिए आएगा कि वर्तमान कालीन, भूतकालीन और भविष्यकालीन। अरे भाई कहीं कहीं 324 तो आप देखते ही हो ना, नहीं देखते हो? 324 का मतलब क्या है कि भूतकाल में जो तीर्थंकर हो चुके वो वर्तमान में भी, वर्तमान कौन से तीर्थंकर हैं जिनका शासन प्रवर्त रहा है? महावीर स्वामी का। तो आदिनाथ से लेकर महावीर तक के ये 24 तीर्थंकर, और भविष्य में जो होंगे, है ना? तो ऐसे एक क्षेत्र के वर्तमान कालीन, भूतकालीन और भविष्यकालीन। तो अब 240 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना होगा? 720। ऐसे 720 ये भरत और एरावत क्षेत्र के ये 720 तीर्थंकर होते हैं। उसको उसमें शामिल मत करना, विदेह क्षेत्र के अलग हैं, ये भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र के अलग हैं। 5 भरत और 5 एरावत। हाँ, विदेह क्षेत्र के। ऐसे ये सारी ढाई द्वीप का 3 लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक,
अधोलोक में 2.5 द्वीप की चर्चा को हमने समझा है। आज थोड़ा सा फास्ट चला हूं, है ना, लेकिन आपको बहुत सारी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। अनक्लियर जो कोई कुछ चीजें रही होंगी तो उसका आप समाधान कभी भी कर सकते हैं। एक चीज मुझे, 2 चीजें आपको बतलानी थी, वो चीजें योजन यानी क्या होता है, क्योंकि आप प्रश्न करोगे, प्रश्न का अपने पास समय नहीं है। योजन, 1 योजन बराबर 4 कोस, 1 योजन बराबर 4 कोस, और 1 कोस 2 मील का, 1 कोस 2 मील का, वो करीब करीब 3.2 किलोमीटर है ना। हाँ, एक कोस जो होगा वो 2 मील का, तो 1 कोस को यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.2, तो 1 योजन कितना हुआ, 8 मील हुआ, ठीक है ना। तो 12.8 किलोमीटर से 13 किलोमीटर के बीच में 1 योजन की दूरी आएगी। और ये भी मिलता है, और एक चीज और है कि 1 योजन बराबर 2000 धनुष, वो उस समय में धनुष में नापा जाता था ना, तो 1 धनुष 4 हाथ का 6 फीट, तो ऐसा भी एक चीज मिलती है। तो इस तरीके से ये अब 1 योजन तो अपन 1 लाख योजन की ऊंचाई, समझ गए। अब आपकी सारी गणित, कंप्यूटर और जो भी कंप्यूटर होते होंगे ना, उस पे वो डेटा डालना, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके पास उतनी क्षमता है कि नहीं है, इतना उसका लंबाई चौड़ाई का वो रहता है। और एक चीज और, रज्जू के संबंध में बात करी थी आपसे कि रज्जू यानी उसका अर्थ होता है रस्सी, और उसके लिए जिनवाणी में जो दे रखा है कि अगर कोई देव, हम लोग नहीं, अगर कोई देव एक समय में 1 लाख योजन उड़े, 1 लाख योजन उड़े, और वो लगातार 6 महीने, 6 दिन, 6 प्रहर और 6 घड़ी तक बिना रुके उड़ता रहे, तो जितनी दूरी तय होगी उसे 1 रज्जू कहेंगे। 1 लाख योजन इतने समय में कंप्लीट होता है? नहीं, 1 लाख वो बेटा अलग हो गया, 1 लाख योजन अलग हो गया। ये रज्जू अपन ने यहाँ चर्चा करी थी ना, 3 लोग 14 राजू। फिर सुनो, एक समय सबसे छोटी इकाई है ना, वो जो अभी हमारा सेकंड, मिनट, घंटा चलता है ना, तो उस सेकंड का भी अनंतवा भाग। फिर बोलता हूँ, रज्जू यानी एक समय में 1 लाख योजन उड़े कौन, देव की जो गति होती है, आपके फाइटर विमान और उससे भी आगे, तो वो 6 महीने, 6 दिन, 6 प्रहर और 6 घड़ी तक बिना रुके उड़ता रहे, तो जितनी दूरी वो तय करेगा उतना 1 रज्जू कहलाएगा। जो प्रकाश नापने की जो दूरी होती है ना, उससे भी लाखों साल आगे इसकी ये होती है, ऐसा ये दूरी का है। ऐसा विवेचन अपन इस 2.5 द्वीप के माध्यम से अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने का अवसर मिला, पंचमेरु की वंदना करने का अवसर मिला, नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने का अवसर मिला, और 720 तीर्थंकरों का हमें वंदना करने का अवसर मिला। ऐसा सुंदर अवसर आप सबके निमित्त से प्राप्त हुआ। ऐसा बार बार इस चीज का चिंतन करते हुए कि ऐसे इस सारे क्षेत्र में, इन सारे जगह हम सब गए हैं, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। अभी तो हम जाते हैं तो भारत के किसी क्षेत्र में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो विदेश में कहीं चले जाएंगे, लेकिन ये पूरा 2.5 द्वीप एक जगह जगह जाकर के आए हैं, लेकिन कहीं सुख की प्राप्ति नहीं है। सुख है तो वो मेरे आत्मा में है,
वो मेरे ज्ञान दर्शन स्वभावी जो मेरा आत्म तत्व है उसी में है, और उसी को जानूंगा, समझूंगा और उसी में लीन होऊंगा तो परमात्मा बन सकूंगा। ऐसे हम अपने आत्म स्वरूप को जानें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ आज की बात यही है। प्रश्न मंच के लिए बोला। सादर जय में मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो सुदर्शन मेरु है उसके जो 4 वर्जन है, वो जो 2 गुरु जो बढ़ते हैं उनमें कौन कौन से वृक्ष और कौन सी दिशा में, कौन से गुरु में, मतलब दोनों गुरु के नाम और दोनों वृक्ष के नाम। वृक्ष के नाम दिशा के सही गुरु, और वो कौन से गुरु में कौन सा वृक्ष है। दोनों गुरु है जो, उन दोनों गुरु में कौन से गुरु में कौन सा वृक्ष, जैसे उत्तर गुरु है तो उत्तर गुरु में कौन सा वृक्ष है और देव गुरु में कौन सा। बहुत बढ़िया। ताली तो बजा दो। अच्छा, हाँ अभी तो मैंने बोली मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो आज 398 जिन बिंब की जो भी पूरी कैलकुलेशन बताई थी उसको कौन बता सकता है। प्रश्न चेंज। नीट का पेपर आउट हो गया तो भाई नया ही होगा ना। जो अंत में योजन, धनुष, राजू की जो भी कैलकुलेशन बताई थी वो तीनों कौन बता सकता है। योजन का पूछ रहे हो, रज्जू का भी पूछ रहे हो? तीनों का। आपने 3 बताए थे। हाँ 3 बताए थे। योजन और रज्जू, तो योजन पूछ रहे हो? हाँ वो उसका ही है, उसी में है ना। एक योजन बराबर योजन और राजू। और कोई सरल पूछो। एक योजन में एक कोर्स, 2 कोर्स, तो 2 और 2.5 उसका होता है, 2 कोर्स का 2.5, तो 6 कोर्स होते हैं, तो 13 किलोमीटर एक योजन। और राजू को बताया था कि एक राजू मतलब एक समय में देव एक समय में देव एक ही दिशा में 6 दिशा में 6 महीने 6 दिन 6 समय 6 घड़ी 6 घंटे एक ही समय 6 महीने 6 दिन 6 छह प्रहर पूरे तो 6 महीने के बाद और 6 एक और है 6 समय 6 घड़ी 6 घड़ी पूरे। और वैसे होता है वो एक राशि। आपका उत्तर सही है।
मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि जो पूर्व धात्रीखंड, पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम धात्रीखंड और पश्चिम पुष्करार्ध है, उनको जो बांटना है वो कौन सा पर्वत है? सही रहेगा। बदामी जल्दी सब करो। आपका उत्तर सही है। तो ऊंचा करो। और दोनों दिन बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न तैयार किए, उसके लिए तालियां बनती हैं मोक्षा के लिए। और ये उसके हर हमेशा काम में आएगी ऐसी डायरी। बहुत सुंदर डायरी है, जिनवाणी के सद्वाक्य हैं इसमें, ऐसी ये सुंदर डायरी मोक्षा के लिए। एक बार ताली अपने आप के लिए बजा है, क्योंकि हमने भी पुरुषार्थ बहुत किया है, यहाँ 1.5 घंटे बैठ करके स्वाध्याय किया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती भाई साहब, इससे बड़ा पुरुषार्थ क्या हो सकता है? क्योंकि 1.5 घंटा आचार्यों ने, भगवंतों ने कहा है कि 48 मिनट भी यदि उपयोग लग जाए तो अपना काम हो जाए, और फिर भी 1.5 घंटे हम बैठे हैं तो डबल हो गया। इसके लिए पुरुषार्थ अपना सार्थक रहे। भाई हमारे बड़े भ्राता विद्वान बांसवाड़ा निवासी, मूल मुकाम पोस्ट दड़ुका रितेश जी शास्त्री, जिनका स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर निरंतर बना रहता है। क्योंकि एक सहज संयोग हुआ कि गए कहीं थे, पहुंच कहीं गए, चर्चा हुई और चर्चा में ये सारा समागम हमें मिल गया। सहज है, हम सबकी साथी से कुंडी से ऐसा योग मिला। ऐसा सच बताता हूँ, जब कनिष्ठ में गया था तब मैंने बालबुद्ध में जम्बूदीप का जो पाठ है उसको पढ़ा था, और उसके बाद मैं इतना खुला नहीं समा रहा था, और मुझे इतना था कि मुझे सब आता है। लेकिन जब मैंने ये 3 घंटे यहाँ बैठ के पढ़ा, मुझे लगा कि कुछ नहीं आता। और वाकई में 5 भरत 5 इरावत 10 क्षेत्र के हम रोज अर्घ्य चढ़ाते हैं, लेकिन कौन से भाग 5 भरत है, कौन से 5 इरावत हुए, और विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां कैसे बनी, 160 तीर्थंकर कैसे बने, ये बाकी मुझे भी नहीं ख्याल था और कभी प्रयास भी नहीं किया। कौन मगजमारी करे इसमें, लेकिन इतनी सरल विधि से सर ने हमें समझाया। जो ये बुद्धि हमारी थोड़ी सी ढीठ हो गई है, तो सहज इतनी जल्दी तो याद रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम पुनः पुनः प्रयास करके निश्चित ही पूरे विषय को आत्मसात और स्मृति में रखने की हम चेष्टा करेंगे, और हो सकता है कि आगामी और संयोग से किसी और को भी पढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे। इतना अमूल्य समय निरंतर बांसवाड़ा से घाटोल आना और आकर के 1.5-2 घंटे की क्लास लेकर के सरल भाषा में हम समझाना, हम पुनः पुनः आपके आभारी हैं। और छोटा सा हमारी यहाँ कमेटी मना नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक लोक परंपरा से आपका कुछ नहीं। जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान कक्षा में विदेह क्षेत्र में कौन सी भूमियाँ होती हैं स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था, तो स्पष्ट कर दूं कि समस्त विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि ही होती है, भोग भूमि नहीं होती है। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में, धातकी खंड के विदेह क्षेत्र में और पुष्करार्ध के विदेह क्षेत्रों में कर्म भूमियाँ ही होती हैं, और उन कर्म भूमियों से जीव मोक्ष जाते हैं। कक्षा में एक प्रश्न और था कि जहाँ सुदर्शन मेरु है और सुदर्शन मेरु के गजदंतों के बीच में जो उत्तर कुरु और देव कुरु जो स्थान है,
जहाँ पर जम्बू वृक्ष, धातकी वृक्ष और पुष्कर वृक्ष इत्यादि होते हैं, वो जो स्थान है वहाँ पर वो जो स्थान है वहाँ पर भोग भूमि होती है। ये स्पष्टीकरण आवश्यक था, इसलिए जोड़ा। और तीसरा स्पष्टीकरण ये कि जो पंचमेरु में सुदर्शन मेरु है उसकी ऊंचाई जो है वो 1,40,000 योजन उसकी ऊंचाई है, जिसमें 99,000 बाहर और 1,000 अंदर पृथ्वी में। तो उसका जो डिवाइडेशन था वो तो क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी। जो भद्रशाल वन है उससे 500 योजन ऊंचा नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन, और उससे 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडुक वन है। लेकिन जो चारों मेरु हैं, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली, चूँकि उनकी ऊंचाई जो है वह 85,000 और 1,000 जब ज़मीन में रहता है तो 84,000 उसकी बाहर ऊंचाई होती है। तो उसका जो विभाजीकरण है वो इस तरीके का है कि तल से लेकर, यानी जो तलहटी है उस मेरु की, उस तलहटी से 500 योजन ऊंचे जाकर के तो नंदनवन है। सेम है सुदर्शन मेरु और चारों मेरुओं में कोई अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन अब आगे जहाँ पर है वहाँ पर नंदनवन से जो सोमनस वन जो है वो 55,500 योजन, कितना 55,500 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन है, और सोमनस वन से 28,000 ऊपर जाकर के पांडुक वन है। इस तरीके से सुदर्शन मेरु और चारों मेरुओं की ऊंचाई में अंतर है। ऊंचाई में अर्थात चारों वनों के क्षेत्र में, चारों वनों की स्थिति में। एक बार पुनः इसको स्पष्ट कर दें। सुदर्शन मेरु में 0 पर भद्रशाल वन, उससे 500 योजन ऊपर नंदन वन, उससे 62,500 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन, और सोमनस से 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडुक वन। ये तो सुदर्शन मेरु की। और विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, इन चारों मेरुओं की स्थिति इस प्रकार होगी। तलहटी पर भद्रशाल वन, उससे 500 योजन ऊपर जाकर नंदन वन चारों मेरुओं में, और उससे 55,500 योजन ऊपर सोमनस वन, और उससे 28,000 योजन ऊपर जाकर पांडुक वन है। इस तरीके से चारों वनों की स्थिति है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।